Hi everyone, let us study chemistry and today we are going to discuss abnormal molecular masses. इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और उन सब के अंदर हमने लास्ट में मोलिकुलर मास डिटरमिन किया था ऑफ सोल्यूट। तो अब इसको हम व्हाट इज abnormal molecular masses। देखो, सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके होते हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये जो हमने जो चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी इससे पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, वो जो हमने स्टडी किया था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए था। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए था जहां पे कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन जहां एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है उनके केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं तो मोलर मास भी चेंज हो जाता है। और ऐसे केसेस में जहां मोलर मास वेरी करता है उसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। उसको क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखो, जैसे हमारे पास कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, BaCl2, ये सारे सॉल्ट्स हैं। कुछ एक एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, these are acids, and some bases are there like NaOH, KOH and calcium hydroxide. इन सब की क्या होती है, या तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं या ये एसोसिएट होते हैं। तो इन सब के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से मोलर मास चेंज हो जाता है। तो जो चेंज्ड मोलर मास है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेरी करता है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से KCl की बात कर रही हूँ, तो जो KCl है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है इन K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 2 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी। जो एक्सपेक्टेड जो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डबल। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो जो मोलिकुलर मास है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो कौन से केस में है, जब डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन जब एसोसिएशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। तो एसिटिक एसिड में जो भी एसिड्स होते हैं नॉर्मली वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके केस में यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये एक डाइमर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे कि जो 2 मॉलिक्यूल इनिशियली जो हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड के, वो एक मॉलिक्यूल बना लेता है डाइमर, वो एक डाइमर बना लेता है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कम हो गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने की वजह से वो हाफ हो गए। तो जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हाफ हो जाएगी, एक्सपेक्टेड से
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हाफ हो जाएगी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, सो जो मास है दैट बिकम्स डबल। ठीक है, तो ये एसोसिएशन और जो डिसोसिएशन है वो इस तरीके से मोलिकुलर मासेस को अफेक्ट करते हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं दे वेरी। तो इस जो ये जो इसकी वजह से जो मोलिकुलर मास पे जो इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, एक तो ये वाला टर्म था एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। दूसरा, जो अभी तक हमने जितनी भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी की हैं दे वर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, दे वर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सो फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, intermolecular forces between particles increases because particles come close to each other and the distance between the particles decreases। तो जिसकी वजह से जो solutions है they show deviations from ideal behavior, और वो डेविएशन शो करता है तो उसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करती है। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करती है तो मोलिकुलर मास वेरी करेगा, तो वो अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस शो करेगा। तो बेसिकली जो अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस होते हैं वो तीन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। एक तो जब सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, सेकंड थिंग डिसोसिएशन हो रही है सोल्यूट की, और जो थर्ड फैक्टर है वो एसोसिएशन हो रही है सोल्यूट पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे वेरी। अब एक टर्म है वेंटो फैक्टर। जो वेंटो फैक्टर है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, वेंटो फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। observed value of colligative property to the normal value of colligative property। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आप इसको ये चीज भी लिख सकते हो, बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आएगा भाई, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो आई है उसको हम मोलिकुलर मासेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है ये, और हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो ये इनवर्स हो जाएगा। जो ऊपर आ जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास, डिनोमिनेटर में आएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर और क्या होगा, जो नॉर्मल मोलर मास, और डिवाइड में आ जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये वाला तो जो होता है दैट इज कैलकुलेटेड, और ये होता है ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब जो वेंटो फैक्टर को बाकी रिमेनिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जितनी भी अभी तक हमने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं
उनको हम आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, और ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल था। तो यहाँ पे हम इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सेकंड जो थी हमारे पास दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हमने टर्म डिड्यूस की थी दैट वाज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पे हम इसको वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसके बाद हमने की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, जो डेल्टा टीबी वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये इस किसके इक्वल था, इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर एम वाज मोलैलिटी, और इसको भी हम आई से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो लास्ट थी दैट वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये था डेल्टा टी एफ, और ये इक्वल होता था के एफ इंटू एम, वेयर एम इज मोलैलिटी, और इसको भी हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनको हम, जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, इनको हम आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद है इम्पोर्टेंट जो है कि जब भी जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो कितना एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे वेयर वी विल कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं जो डिसोशिएट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ए इलेक्ट्रोलाइट है और ये एन कंपोनेंट्स में डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो जो N1 प्लस N2 प्लस N3 ये जितने भी टर्म्स हैं दे आर इक्वल टू N, ओके। तो अब जो डिसोसिएशन हो रहा है, अगर इनिशियली हम इसकी जो कंसंट्रेशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम 1 मोल अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज 1 मोल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 0। एंड आफ्टर टाइम t अगर ये सारे के सारे अल्फा डिसोशिएट हो रहे हैं तो ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा, और बाकी जो सारे टर्म्स हैं दे विल बिकम अल्फा। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एट टाइम t, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और ये जो अल्फा है यहाँ पे दे विल बिकम n टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस n अल्फा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस n माइनस अल्फा। अब देखो आपको जो वेंटो फैक्टर था दैट वाज आई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नॉर्मल जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो जो हमारे पास नॉर्मल जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो इनिशियली हमने 1 मोल एज्यूम किया था। तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी i माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अल्फा, एंड अल्फा विल बिकम इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो वेयर अल्फा डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहीं पे अगर हम I की जगह पुट कर देते हैं mc by mo, where mc is the calculated molecular mass and mo is the observed molecular mass, तो जो अल्फा जो आएगा वो mc और mo के टर्म्स में आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo इंटू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा।
सिमिलर तरीके से हम डिसोसिएशन के केस में एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन के केस में क्या था कि हमने इनिशियली कोई कंपोनेंट लिया था इलेक्ट्रोलाइट जो n पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, कोई सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो क्या हो जाते हैं, n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं और वो एक सिंगल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल AN फॉर्म करते हैं। तो अगर हम अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेट करते हैं तो इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कि हमारे पास जो Na जो है उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है, जो Na के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 है और ये है 0। सो एट टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो होंगे दे विल बिकम्स 1 माइनस अल्फा। और ये जो है, क्योंकि देखो ये n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं तो यहाँ जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है इट विल बिकम्स अल्फा बाय n। तो जो टोटल पार्टिकल्स हो जाएंगे वो इनका सम हो जाएंगे एट टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ठीक है, तो जो वेंटो फैक्टर था, वेंटो फैक्टर क्या था, दैट वाज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये इसके इक्वल आए हैं एसोसिएशन के केस में और जो नॉर्मल थे वो 1 थे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस आई इंटू एन बाई एन माइनस 1 इंटू एन बाई एन माइनस 1। और सिमिलर तरीके से जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मोलर मास दैट इज mc बाई mo, और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लिए ये टर्म बन जाएगा। सिमिलर तरीके से खाली एक्सप्रेशन सोल्व करना है जैसे डिसोसिएशन में किया था। ओके तो भाई ये हमारे पास हमने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में स्टडी किया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हम आई फैक्टर निकाल के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के जो आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोरिलेट कैसे किया है वो हमने 4 रिलेशन ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किए हैं कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वेंटो फैक्टर जो आई जो है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पे क्या हो रही है, एसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे क्या हो रही है, डिसोसिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। ठीक है, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो 100% डिसोशिएट हो रहा है तो जो आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड के इक्वल। वो किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड के इक्वल। तो डायरेक्ट हम जो कंप्लीट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जितने आयंस देते हैं वही वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी और उसको हम एज इट इज न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल Ki एंड पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki एंड सुक्रोज सॉल्यूशन with 0.1 molar concentration have osmotic pressure of 0.465 atmosphere and 0.245 atmosphere। तो जो Ki और सुक्रोज जो सॉल्यूशन है दोनों की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। अब दोनों के केस में जो पाई की वैल्यू अलग है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Ki जो है इसके केस में है 0.465 एटमॉस्फेयर और सुक्रोज के केस में जो है दैट इज 0.245 एटमॉस्फेयर। फाइंड द वेंटोफ ऑफ Ki एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि हमें I की वैल्यू निकालनी है फॉर Ki और डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन निकालना है। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो Ki है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो इनिशियली हमको वेंटो फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ओस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन होती है पाई इज इक्वल टू CRT। सो फॉर Ki जो ओस्मोटिक प्रेशर जो गिवन है दैट इज 0.465, दैट इज 0.465, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोलर इनटू RT। अब इसके केस में हमको वेंटो फैक्टर निकालना है, तो इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए हम सेम इक्वेशन लिखेंगे दैट इज 0.245, कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम दे रखी है, इनटू RT। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको डिवाइड कर दो, तो जो I की वैल्यू आएगी वो रेशियो हो जाएगी 0.465 divided by 0.245 and it will becomes equal to 1.898। ओके, सो ये I की वैल्यू है हमारे पास। अब देखो जो इक्वेशन है दैट इज KI will be converted into K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। तो डिसोसिएशन हमको निकालना है। इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका 1 मोल एज्यूम किया है, ये 0 है, और t इज इक्वल टू टी डैश पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एट टाइम t इज इक्वल टू टी डैश, वो क्या हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एंड इट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब जो I की वैल्यू होती है, जो वेंटो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू जो हमारे पास ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ऑब्जर्व्ड है दैट इज 1 प्लस अल्फा, और जो नॉर्मल हमारे पास थी वो 1 थी जो इनिशियली अज्यूम की थी। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी I माइनस 1, और I अभी हमने ऊपर डिड्यूस किया है दैट इज 1.898, 1.898 माइनस 1। सो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इट विल कम्स आउट टू बी 0.898, और इन परसेंटेज में क्या होगा, जो 0.898 है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 89.8%। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH having a density of 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter of water। ठीक है, तो जो डेंसिटी जो सॉल्यूशन की गिवन है दैट इज 1.06 ग्राम पर ml and is dissolved in 1 liter of water, यानी कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, और 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम्स होंगे 1000 ग्राम्स। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वाज 0.0205, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, हमको I की वैल्यू रिड्यूस करनी है एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, यानी कि Ka डिड्यूस करना है, और जहाँ पे हमको Kf की वैल्यू गिवन है दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये है 1.86 केल्विन kg पर मोल, 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था
वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइम पे हमने स्टडी किया था, दैट वाज 1000 इंटू के एफ इंटू W2, वेयर W2 इज द weight of solute sorry, and W1 is the weight of solvent into delta TF। अब ये देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप यहाँ पे देखो 0.6 ml of acetic acid is dissolved in a 1 liter of water where density is 1.06 ग्राम पर ml। तो अब अगर यहाँ से हम जो सोल्यूट का वेट निकालेंगे W2, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो मास होगा दैट विल बी W2 वेयर मास इज द वेट ऑफ सोल्यूट, इट विल बिकम्स इक्वल टू 0.6 जो वॉल्यूम ml में गिवन है और इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1.06 ग्राम पर ml। तो ये जो वेट आया है दैट इज 0.63 ग्राम। ठीक है, सोलवेंट का वेट हमने निकाल लिया। तो अभी ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर आप देखो KF की वैल्यू गिवन है, W2 हमने निकाल लिया, W1 गिवन है और डेल्टा TF गिवन है, तो सारी के सारी टर्म्स गिवन है। सो यहाँ से हम जो M ऑब्जर्व्ड है वो निकालेंगे, 1000 इंटू KF की वैल्यू 1.86 गिवन है, W2 0.63 अभी हमने इवेल्युएट किया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 57.7 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जो कैलकुलेटेड जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड के लिए इनके मोलर मासेस का सम हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो जो वेंटो फैक्टर है दैट विल बी द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दैट इज mc by mo। सो 60 डिवाइडेड बाय 57.7 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.04, इट विल बी बिकम्स इक्वल टू 1.04। अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था I की वैल्यू, ये हमने डिड्यूस कर लिया। अब हमको निकालना है Ka। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो नॉर्मली होता है वो उसका फॉर्मूला होता है भाई Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो इसके लिए हमको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम कैसे डिड्यूस करेंगे, एसिटिक एसिड को सबसे पहले हम इसका डिसोसिएशन शो करेंगे, तो ये H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, ये डिसोशिएट नहीं हुआ है। उसके बाद ये अल्फा कंसंट्रेशन, जो अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए, तो जो टोटल पार्टिकल्स है टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे क्या आ जाएंगे, 1 प्लस अल्फा। सो यहाँ से जो I की वैल्यू है दैट विल बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय 1 वेयर अल्फा विल बी I माइनस 1 और I की वैल्यू आई है 1.04, इसमें से 1 माइनस कर दो और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया दैट विल बिकम्स इक्वल टू 0.04। अब बात आती है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया, तो इसको देखो भाई हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। जो ये अभी ऊपर हमने डिसोसिएशन शो किया है, यहीं पे अगर इनिशियल जो इसकी कंसंट्रेशन है COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको हम लेते हैं C, और तो जो जितना डिसोशिएट हुआ है ये हुआ है C अल्फा एंड C अल्फा। सो इसको हम C इंटू 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है Ka वो इक्वल टू होगा किसके, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट्स की डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है दैट विल बिकम्स इक्वल टू C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो आप देखोगे यहाँ से जो Ka की वैल्यू है दैट विल बिकम्स इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमने ऐसे डिड्यूस किया।
तो जब यहाँ से आप अब बात आती है व्हाट इज दिस सी, सी इज मोलर कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हम कैसे डिड्यूस करते हैं, सी कहाँ से आएगा। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था दैट वाज 0.6 ml, और वहीं से जो हमने वेट निकाला था डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो वो क्या था 0.636। ठीक है, 0.636 जो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो मोलर मास है उसको हम 60 जो एसिटिक एसिड का है उससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.0106 मोल पर लीटर। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट रिड्यूस कर लेंगे इनटू 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04। तो इधर से हम जो के ए की वैल्यू डिड्यूस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं जो वेंटो फैक्टर रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर क्या करना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है एक है 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज, दूसरा है 60 ग्राम पर लीटर यूरिया, तीसरा है 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज, और फोर्थ है 58.5 ग्राम पर लीटर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मोलर मासेस हैं, जो मोलर मास हैं वो लिखते हैं। जो सुक्रोज का जो हम कैलकुलेट करेंगे C12H22O11, सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से इसका मोलर मास आएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूरिया क्या होता है NH2CONH2, और जो यूरिया का जो मोलर मास आएगा दैट इज 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है C6H12O6, और इसका जो मोलर मास आया है दैट इज 180 ग्राम पर मोल। एंड लास्ट वन इज NaCl, और NaCl का जो मोलिकुलर मास आया है दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो जो मोलर, क्योंकि ये पर लीटर में गिवन है, जो भी यहाँ पे जो वेट गिवन है दैट इज ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम सबके अंदर सेम है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, खाली नंबर ऑफ मोल्स फॉर इवेल्युएटिंग द कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं सुक्रोज की जो मोलरिटी है, तो वो क्या करेंगे, हम जो 34.2 इसका वेट गिवन है इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और इसका मोलर मास कितना आया है 342। तो ये जो कंसंट्रेशन आएगी ये आएगी 0.1 मोलर। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन निकालेंगे हम यूरिया सॉल्यूशन की, ये यहाँ पे 60 ग्राम पर लीटर यूरिया गिवन था और 60 ही इसका मोलर मास आया है, ये हो जाएगा 1 मोलर। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकालेंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन की, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो गिवन है 90 ग्राम पर लीटर, और जो इसका मोलर मास गिवन जो सॉल्व करने पे आया दैट इज 180, और ये हो जाएगा 0.5 मोलर। इसी तरीके से हम लास्ट NaCl का निकालेंगे, ये हो जाएगा
58.5 डिवाइडेड बाय 58.5 और ये आया है 1 मोलर। अब आप यहाँ देखोगे जब आप इनको कंपेयर करोगे तो जो सबसे जो यूरिया और जो NaCl है उनका जो कंसंट्रेशन है वो सेम आया है, लेकिन जो NaCl जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी और डिसोसिएशन पे ये दो आयंस देगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी 2 मोलर फॉर NaCl। तो जो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा दैट इज NaCl जिसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर और उसके बाद होगा यूरिया जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। इसके बाद आप देखोगे ग्लूकोज है 0.5 एंड देन सुक्रोज। ठीक है, और जो सुक्रोज जो है वो सबसे लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो सिमिलर तरीके से जो अब इन यहाँ पे हमको इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करना था। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है पाई इज इक्वल टू CRT। सो आप देखोगे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑर्डर होगा दैट विल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट हैं और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में यूज होते हैं। और बाकी ये हमारा जो सॉल्यूशंस चैप्टर है वो भी खत्म हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने इसमें हम गो थ्रू हो गए उनके। और अब हम न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसका एक वीडियो में और डालूंगी और न्यूमेरिकल्स का हो सकता है 2 वीडियो डाल दूं। सो उसके बाद हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा और जो कॉम्पिटिटिव जो नीट वगैरह के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसमें होंगे। थैंक यू।